भारत में मनमोहन सिंह को हादसाती वजीर आजम कहा जाता था और ये बात दुरुस्त भी थी। मनमोहन आम भारतीय शहरी से दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर ख़जाना बन गए थे, लेकिन ये कभी वजीर आजम भी बनेंगे ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? इसकी दो बड़ी वजूहात थीं। पहली वजह इनका सिख होना था। 1984 में इंदिरा गांधी को इनके सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने कत्ल कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। इससे कबल इंदिरा गांधी ने सिखों की मुकद्दस इबादत का गोल्डन टेम्पल पर फौज चढ़ा दी थी। लिहाजा नेहरू खानदान सिखों को नापसंद करता था और सिख नेहरू फैमिली और कांग्रेस से नफरत करते थे। लिहाजा इन हालात में कांग्रेस की तरफ से किसी सिख को वजीर आजम बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा, वजारत उज़्मा तवील अरसे से नेहरू फैमिली में रही थी। राजीव गांधी के बाद इनका साहिबजादा राहुल गांधी तैयार था, चुनाचे किसी दूसरे को वजीर आजम क्यों बनाया जाता। लेकिन कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने 2004 में इलेक्शन जीतने के बाद अचानक मनमोहन सिंह को कोलिशन गवर्नमेंट का वजीर आजम नामजद कर दिया, जिसने मनमोहन सिंह के साथ साथ पूरे भारत को हैरान कर दिया। यूं सरदार जी हादसाती तौर पर वजीर आजम बन गए। आज जब 2004 की भारतीय सियासत का तज्जिया किया जाता है तो मौरिख ये मानने पर मजबूर हो जाता है राहुल गांधी की उम्र इस वक्त महज 34 साल थी। सोनिया गांधी का ख्याल था राहुल गांधी कम उम्र और ना तजर्बाकारी की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चला सकेगा। दूसरा, इनका ख्याल था वो और इनका बेटा पार्टी संभालेंगे, अगले इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करेंगे और यूं नेहरू फैमिली का इक़्तिदार नेहरू फैमिली को वापस मिल जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी का ये मंसूबा कामयाब ना हो सका और राहुल गांधी वजीर आजम ना बन सका। बहरहाल हम अब असल इशू की तरफ आते हैं। मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को इक़्तिदार संभालते ही अपने सेक्रेटरी को 10 लोगों की लिस्ट दी और हुक्म जारी किया, ये लोग जिस वक्त चाहें मुझसे मिल सकते हैं और फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। सेक्रेटरी फहरिस्त देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसमें भारत के 10 टॉप बिजनेसमैनों के नाम थे। इस ज़माने में पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी सनतकारों और बिजनेसमैनों को अच्छा नहीं समझा जाता था। इन्हें पैसे का पूत कहा जाता था और सियासतदान बिलखुसूस वज़रा इनसे मुलाकात से कतराते थे। सेक्रेटरी ने अदब से समझाने की कोशिश की, सर इससे आप पर बहुत इल्ज़ामात लगेंगे। मनमोहन सिंह ये सुनकर हंसे और फिर बोले, भारत ये बिजनेसमैन बना रहे हैं, ये हमारे मोहसिन हैं, ये अगर काम नहीं करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी और ना मुझे, और ना आम आदमी पेट भरकर खाना खा सकेगा। चुनाचे भारत के वजीर आजम के दरवाजे अपने मोहसिनों के लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। इस हुक्म के बाद वजीर आजम अगले 10 साल 10 बड़े बिजनेसमैनों के लिए हमेशा दस्तयाब रहे। लिहाजा हमें ये मानना होगा, आज अगर भारत दुनिया की बड़ी माशी ताकत है या इसमें 334 बिलियनियर्स हैं, तो ये मनमोहन सिंह के इस छोटे से फैसले का नतीजा है। ये फैसला अचानक नहीं हुआ था। मनमोहन सिंह ने 1992 में पहली बार वजीर ख़जाना की हैसियत से शाइनिंग इंडिया का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसने अपनी मईशत को लिबरल बनाया था, सनतों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया था और इसका फल आज नरेंद्र मोदी और भारत के लोग खा रहे हैं। मनमोहन सिंह हकीकतन एक विजनरी इंसान थे। चकवाल के करीब गाह गांव में पैदा हुए। 1947 में बलवाइयों ने इनके दादा को कत्ल कर दिया। ये इस वक्त 15 साल के लड़के थे। ये वाक़या इनके जहन में बैठ गया और पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सका। इनका ख़ानदान भारत नकल मकानी पर मजबूर हुआ। शुरू की ज़िंदगी बहुत कठिन थी, मगर ख़ानदान मेहनत करता रहा। मनमोहन सिंह ने पूरी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल की, ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की, बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया। 1970 में भारत वापस आए और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजारत में काम शुरू कर दिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बने।
इंडियन रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बने। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन 1991 में इनकी जिंदगी में मेजर शिफ्ट आई। नरसिम्हा राव वजीर आजम बन गए। भारत इस वक्त शदीद माशी मसाइल का शिकार था और वजीर आजम को एक ऐसा वजीर ख़जाना चाहिए था जो आउट ऑफ बॉक्स सोच सके, और इस वक्त पूरे सिस्टम में मनमोहन सिंह से बेहतर कोई शख्स दस्तयाब नहीं था। लिहाजा नरसिम्हा राव ने इन्हें वजीर ख़जाना बना दिया। मनमोहन सिंह ने ये पेशकश सिर्फ एक शर्त पर कबूल की, और वो ये थी कि वजीर आज़म इन्हें इनकी मर्ज़ी से काम करने देंगे। ये शर्त मान ली गई। इस ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आज़म थे। मियाँ साहब ने 2 काम शुरू किए थे। मोटरवे बनाने का ऐलान किया था और मईशत की लिबरलाइजेशन शुरू की थी। मनमोहन सिंह को ये अप्रोच अच्छी लगी। इस वक्त जे.एन. डिक्सट पाकिस्तान में इंडियन हाई कमिश्नर थे। मनमोहन सिंह ने इन्हें दिल्ली बुलाया और पाकिस्तान में होने वाली माशी इस्लाहात पर ब्रीफिंग ली। इस ज़माने में पाकिस्तान और भारत दोनों के फॉरेन रिजर्व्स $2 अरब थे, यानी भारत के ख़जाने में भी $2 अरब थे और पाकिस्तान के पास भी $2 अरब थे। मनमोहन सिंह एक दिन दोनों मुल्कों की बैलेंस शीट लेकर वज़ीर आज़म के पास चले गए और इनको बताया, हमसे 6 गुना छोटा मुल्क मईशत में हमारा मुकाबला कर रहा है और ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। वज़ीर आज़म ने इनसे इसका हल पूछा। मनमोहन सिंह का जवाब था, हमें भारत का एक ऐसा माशी आइन बनाना होगा जिसे कोई छेड़ न सके। इनका कहना था, हमें अपोजिशन, फौज, ब्यूरोक्रेसी और चीफ जस्टिस को इकट्ठा बिठाकर एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए जिसमें अगले 20 साल तक कोई तब्दीली ना की जा सके। हम फिर तरक्की कर सकेंगे, वरना हम 1 अरब लोगों की रोटी पूरी नहीं कर सकेंगे। नरसिम्हा राव को ये बात ठीक लगी, चुनाचे उन्होंने इन्हें इजाज़त दे दी। मनमोहन सिंह ने इसके बाद अगले 20 साल का माशी एजेंडा बनाया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को लोकसभा में इकट्ठा किया। बिजनेसमैनों, सनतकारों, प्रोफेसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और जजों को भी पार्लियामेंट में बिठाया गया। धुआंधार तकरीरें हुईं, लोगों ने एक दूसरे के गिरेबान तक फाड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार तमाम लोग 20 साला माशी एजेंडे पर रजामंद हो गए। ये मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस एक फैसले ने भारत का मुकद्दर बदल कर रख दिया। अटल बिहारी वाजपेयी इस ज़माने में अपोजिशन लीडर थे। वो भी मनमोहन सिंह का एहतराम करते थे और मनमोहन सिंह भी। नरसिम्हा राव के ज़माने में वजारत ख़जाना ने खाद की कीमत में 4 रुपये इजाफा कर दिया। भारत के किसानों ने इस पर वबाल खड़ा कर दिया। अपोजिशन ने ये मामला उठाकर पार्लियामेंट को मछली मंडी बना दिया। मीडिया ने भी वज़ीर ख़जाना के लत्ते लेना शुरू कर दिए। मनमोहन सिंह ने कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म अवामी दबाव में आ गए और इन्होंने वजारत ख़जाना पर दबाव डालना शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह ने वज़ीर ख़जाना बनते वक्त वज़ीर आज़म से वादा लिया था, ये इनके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। चुनाचे सरदार ने इस्तीफ़ा दे दिया और जाकर घर बैठ गए। वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने इन्हें समझाने की कोशिश की, मगर ये ना माने। अब भारतीय हुक्मरानों और सियासतदानों का कमाल देखिए। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और इन्हें मनमोहन सिंह के घर भिजवा दिया। आप अब सूरत हाल देखिए। खाद की कीमतें वज़ीर ख़जाना ने बढ़ाईं, इशू अपोजिशन ने उठाया और अपोजिशन के दबाव की वजह से वज़ीर ख़जाना ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये अपोजिशन की सियासी कामयाबी थी और वाजपेयी साहब को इसका ढोल बजाना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़जाना के घर गए और इन्हें इस्तीफ़ा वापस लेने पर मजबूर करने लगे। वाजपेयी और मनमोहन सिंह के तवील डायलॉग के बाद ये तय हुआ, वज़ीर ख़जाना इजाफे में से 2 रुपये कम कर देंगे। इससे हुकूमत और अपोजिशन दोनों की इज़्ज़त बच जाएगी और किसानों को भी फ़ायदा हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने अगले दिन कीमतों के इजाफे से 2 रुपये कम कर दिए और यूं वाजपेयी की वजह से ये मामला निपट गया। आपने ये दोनों वाक़यात पढ़े
آپ اب دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، اگر پاکستان میں آج کی حکومت کو آج کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کا 20 سال کا ایجنڈا طے کرنا پڑے تو کیا یہ کریں گے؟ اور دوسرا سوال، اگر ہمارے وزیر خزانہ اورنگزیب مستعفی ہو رہے ہوں تو کیا میاں شہباز شریف کی درخواست پر عمر ایوب یا عمران خان ان کے گھر جا کر انہیں راضی کریں گے؟ آپ کا جواب یقیناً نہ ہوگا، اور ہم آج اس نہ کی وجہ سے عالمی دوڑ میں پیچھے ہیں اور بھارت ہم سے بہت آگے ہے۔ اور آپ یقین کریں، ہم جب تک اپنے سسٹم میں منموہن سنگھ جیسے لوگ تلاش نہیں کریں گے اور واجپئی اور نرسمہا راؤ جیسے بڑے دل پیدا نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک اسی طرح در بدر بھیک مانگتے رہیں گے۔